हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं इब्न बतूता और उनके द्वारा लिखा गया किताब उल रिहला ग्रंथ के बारे में। इस वीडियो में उन तथ्यों की चर्चा करने वाला हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर अन्य परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो उन सभी तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो में डिटेल से करने वाला हूं। आप सब लोग इस वीडियो को आराम से देखें ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं किताब उल रिहला और इब्न बतूता के बारे में। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इब्न बतूता के बारे में, क्योंकि इब्न बतूता का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेखक के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस ग्रंथ को किसने लिखा था और लेखक के बारे में क्या क्या जानकारी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर अन्य किसी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को अफ्रीकी देश मोरक्को में हुआ था। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि 24 फरवरी 1304 को हुआ था। ये डेट निश्चित नहीं होती है, आपको मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूं। आप जितने भी इतिहासकारों को बदलेंगे, इतिहासकार अलग अलग अपनी डेट लिखते हैं। तो एक लगभग में मान के चलो, निश्चित मान के मत चलो। 24 फरवरी 1304 ईस्वी को कहाँ हुआ था? मोरक्को में हुआ था। मोरक्को की देखो, अगर आज बात करें तो मोरक्को की वर्तमान जो राजधानी है वो है रबात। मैं वर्तमान राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, तो रबात है। और भाषा की अगर बात करूं तो वहां पे अरबी बोली जाती है, बर्बर भी बोली जाती है और एक हसनिया अरबी जो भाषा है वो भी बोली जाती है। सीधे तौर पे कहें तो अरबी ही बोली जाती है, लेकिन उसमें अफ्रीकी जो मूल भाषा है वो मिक्स है। तो आपको बस इतना याद रखना है। और मुद्रा की अगर बात करें तो मोरक्को में मुद्रा कौन सी चलती है? तो मोरक्को दिरहम है, तो वो वहां पे चलती है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने बहुत जरूरी हैं। इब्न बतूता का वास्तविक नाम शेख फतेह अब्दुल्ला है या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न बतूता था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो नाम लिखे हुए हैं। कुछ इतिहासकार इब्न बतूता का जो वास्तविक नाम है वो लिखते हैं शेख फतेह अब्दुल्ला, ठीक है, ये पहला वाला लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर जो इतिहासकार हैं जो समर्थन करते हैं उस नाम का, जो करते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न बतूता, इस नाम का समर्थन अधिकतर इतिहासकार करते हैं। पहले वाले नाम का जो समर्थन है वो बहुत ही कम इतिहासकार करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कहीं लिखा मिले तो आप यहाँ पे समझ सकें, इसलिए मैंने ये पहला वाला नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दूसरा वाला नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आप ये समझ गए होंगे। इब्न बतूता को सभी विदेशी मुस्लिम यात्रियों में सबसे महान माना जाता है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मुस्लिम यात्रियों में सबसे महान किस यात्री को माना जाता है, तो उसमें से बहुत सारे यात्रियों के नाम दिए गए थे, तो उसमें से इब्न बतूता सही है। तो ये आप इसे विशेष तौर पे याद रखें। इब्न बतूता ने मक्का, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत की यात्रा की थी, जिसमें उसे अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि इब्न बतूता ने मक्का कहाँ पे है? मक्का सऊदी अरब में है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए इस साइड से भारत की यात्रा की थी। वैसे तो इस पे इतिहासकार बहुत अनेक अनेक अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कुछ यात्रा समुद्र के रास्ते से तय की थी और कुछ यात्रा स्थल मार्ग से इब्न बतूता ने तय की थी। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो विवरण दिया है वो स्थल मार्ग वाला दिया है, क्योंकि इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इब्न बतूता ने मोरक्को से मक्का तक, ऐसा मानते हैं मोरक्को से मक्का तक की जो यात्रा है वो समुद्र के रास्ते से तय की थी, और मक्का से भारत तक की जो यात्रा है वो स्थल मार्ग से तय की थी, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। इब्न बतूता 1300 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे।
और उस समय वहां तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप विशेष तौर पे याद रखें। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ना भी मिले तो इस वीडियो के अंत में निश्चित मिल जाएगा आपको। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। तो यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या किया था कि दिल्ली का काजी बनाया था। काजी के पद पर इब्न बतूता लगभग 8 वर्षों तक रहे और अंत में उनको भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ा, जिसके कारण इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने जेल में डलवा दिया था। कुछ इतिहासकारों ने यहां 7 वर्ष लिखा है, कुछ इतिहासकारों ने 8 वर्ष लिखा है, कुछ इतिहासकारों ने 9 वर्ष भी लिखा हुआ है, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों ने 8 वर्ष का समर्थन किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगभग 8 वर्ष लिखा हुआ है। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इब्न बतूता भारत में 14 वर्ष तक रहे। ये भी आपको एक अच्छे से याद रखना है कि इब्न बतूता भारत में कितने वर्षों तक रहे? 14 वर्षों तक। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। हालांकि मैंने इसकी चर्चा अपने पिछले वाली वीडियो में की थी कि 1341 में चीन के जो सम्राट थे जिनका नाम था तोमर तिगुन ने भारत की यात्रा की थी बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए, और मोहम्मद बिन तुगलक ने सभी को अजीज की उपाधियां प्रदान की थी। अजीज का मतलब होता है प्रिय की उपाधियां प्रदान की थी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि 1341 में तोमर तिगुन ने भारत की यात्रा की। फिर 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि इब्न बतूता को अपना राजदूत बना के चीन भेजा था। एक यहाँ पे और कहानी है जो कि इतिहासकारों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रचारित की जाती है। ऐसा बताते हैं कुछ इतिहासकार कि इब्न बतूता को चीन भेजा, लेकिन इब्न बतूता ने क्या किया कि समुद्र के रास्ते चीन जाने का फैसला किया। रास्ते में जहाज खराब हो गया तो इब्न बतूता वापस लौट आया। इसके बाद स्थल मार्ग से जाने का इब्न बतूता ने सोचा, लेकिन इब्न बतूता ने बड़े बड़े पहाड़ों को देख के अपना इरादा बदल दिया और इब्न बतूता चीन तो गया लेकिन तोमर तिगुन के पास नहीं पहुंच पाया और वो वापस ही वहां से लौट आया था। ऐसा इतिहासकार बहुत सारे इसका समर्थन करते हैं। इब्न बतूता के ग्रंथ में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन इसकी चर्चा पूरी डिटेल के साथ नहीं की गई है, तो इसीलिए इतिहासकार भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। लेकिन इतना तो बताते हैं कि इब्न बतूता तोमर तिगुन से नहीं मिला था, वापस ही लौट आया था इब्न बतूता। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। इब्न बतूता की मृत्यु 1369 में मोरक्को के माराकेश शहर में हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे 1369 में मोरक्को के माराकेश शहर में इब्न बतूता की मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं किताब उल रिहला ग्रंथ पर। अभी मैं बात कर रहा था इब्न बतूता के बारे में। किताब उल रिहला ग्रंथ को किताब ए रिहला अथवा केवल रिहला के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने किताब उल रिहला और कुछ इतिहासकारों ने केवल रिहला के नाम से इस ग्रंथ को संबोधित किया है। तो इसीलिए आपको अगर किताब ए रिहला लिखा मिले या फिर किताब उल रिहला लिखा मिले तो एक ही बात समझना, ये एक ही ग्रंथ के इतने सारे नाम हैं। रिहला ग्रंथ की रचना अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप विशेष तौर पे याद रखें। रिहला ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी इब्न बतूता ने? तो अरबी भाषा में की थी। वैसे तो रिहला ग्रंथ में इब्न बतूता की यात्राओं का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी को भी विस्तृत रूप से बताया गया है। आपको ये यहां पर थोड़ा समझना है कि इब्न बतूता ने जिस ग्रंथ की रचना की थी रिहला की, उसमें वैसे तो इब्न बतूता ने जो जो यात्राएं की थी जहां जहां जिन जिन देशों में, तो उसका विवरण मिलता है, लेकिन उस विवरण के अलावा भी सल्तनत कालीन जो कुछ शासक थे महत्वपूर्ण, तो उनका भी इतिहास रिहला ग्रंथ में मिलता है। इसीलिए रिहला भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
स्रोत माना जाता है। रेहला ग्रंथ में सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर डाक व्यवस्था के बारे में। देखिए, डाक व्यवस्था के बारे में मैं आपको वैसे तो पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने डाक व्यवस्था की वहां पे चर्चा की थी। तो अगर आपको डिटेल से पढ़ना है डाक व्यवस्था के बारे में तो गयासुद्दीन वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चर्चा की है और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के अंत में वो आपको मिल जाएगा। तो आप उसको ध्यान से देख लेना ताकि ये डाक व्यवस्था की जो जानकारी है वो पूरी आपको मिल जाए। तो ये तो थी जानकारी इब्न बतूता और उनके रेहला ग्रंथ के बारे में। वीडियो अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।